जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के तहत देखें जो हमारे पाठ्यक्रम में नाटक विधा लगा हुआ है। नाटक विधा में मोहन राकेश जी के द्वारा जो आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा गया है, उस नाटक पर आज चर्चा करने वाले हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक, यह नाटक जो कि कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य, यानी एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ उनकी सृजनशीलता, कला कौशल ये विद्यमान है। इनके बीच जो टकराहट है, संघर्ष है, यदि आपको विकल्प दिया जाए तो विकल्प मिलते ही इंसान के अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो असमंजस की स्थिति में स्वयं को पाता है कि सबसे बेस्ट क्या है जिसे हम चूज करें। तो एक तरफ कालिदास, कवि कालिदास के हाथ में सत्ता लोलुपता। हालांकि वो शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वो सत्ता के पीछे बिल्कुल भागते नहीं हैं। वो कला प्रेमी है और अपनी सृजनशीलता को ही अपना साध्य मानते हैं। परंतु परिस्थितियों बस जब उनको सृजनशीलता के बजाय चुनाव करना पड़ता है अपने जीवन में सत्ता का, तो आप देखते हैं कि सत्ता आते ही व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन की राह में कई प्रकार की बाधाएं भी आती है। तो उन सारी चीज़ों से अवगत कराता है ये आषाढ़ का एक दिन नाटक। बहुत ही अच्छा नाटक है और इसका हमने संपूर्ण वृत्तांत जो है करीबन 6-7 वीडियो में यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी के लिए करवाया है। आप वहाँ से पूरे नाटक को सुन सकते हैं। यहाँ ये जो नाटक है ये 3 अंकों में विभक्त नाटक है। प्रकाशन वर्ष इस नाटक का 1958 ईस्वी है। इस नाटक के माध्यम से कवि कालिदास का द्वंद्व ही नहीं बल्कि आज भी आधुनिक मानव का जो अंतर्द्वंद है उसे भी उकेरा गया है। बच्चन सिंह द्वारा इस नाटक को लेकर कहा गया है कि यह राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यानी या राज्य आश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र, एक तरफ आपको राजाश्रित कवि बना दिया जाए जो उसमें आपको गुणगान करना है राजाओं का, एक तरफ आप स्वतंत्र चिंतन मनन करने के लिए अपनी काव्य कला कौशल में स्वतंत्र व्यक्ति हैं, किसी का आप एक तरीके से चाटुकारिता करने के लिए नहीं है। तो एक स्वतंत्र जीवन क्या होता है और एक जब हम पराधीन होते हैं तो वो क्या होता है, इन दोनों में अंतर भी बताया गया है। कालिदास जब यहाँ पे होते हैं तो एक स्वच्छंद जीवन व्यतीत करते हैं और कैसे ही जब वो राज्य के आश्रय में पहुँचते हैं तो उनका जीवन कितना बदल जाता है। भूमिका से अगर बात करें तो हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्ति और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं अलग होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यांतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। यहाँ पे संक्षिप्त पात्र परिचय से अवगत होते हैं। पात्र में देखें तो जो मुख्य पात्र हैं इसमें मल्लिका, बहुत ही सशक्त पात्र। मल्लिका जो है ये कवि कालिदास जो होते हैं उनकी प्रेमिका होती हैं। मल्लिका कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए यही मनाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रेयसी हैं मल्लिका, वो कितना त्याग समर्पण उनके अंदर है कि वो कवि कालिदास जिनसे प्रेम करती है अपने प्रेम को ऊंचा उठना देखती हैं और अपने प्रेम को दरकिनार कर उस व्यक्ति को ऊंचा उठाती हैं। तो जो कालिदास होते हैं, कवि कालिदास, उनको उज्जैनी जाने के लिए जो मनाती हैं ये मल्लिका ही हैं। उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से कालिदास की रचनाएं मांगकर पढ़ा करती हैं। विलोम से नफरत, तो इसमें एक पात्र नकारात्मक पात्र विलोम है जिससे नफरत के बावजूद अंततः उससे विवाह भी करती हैं। महामारी में पिता की मृत्यु इनके हो जाती है। मल्लिका के पिता की मृत्यु हो जाती है महामारी में। जीवन के प्रति बहुत ही भावनावादी दृष्टिकोण है, भावनाओं पे जीने वाली व्यक्ति मल्लिका है यहाँ पे। और जो कालिदास हैं, कालिदास जो है ये मामा मातुल के द्वारा प्रतिपालित है, यानी मामा मातुल जो है इनको पालते हैं कालिदास को। कवि कालिदास ये ऋतुसंहार कुमार संभव में एक दूत रघुवंश के रचयिता हैं। ये अपना गांव छोड़कर घुटन महसूस करते हैं क्योंकि इनको उज्जैनी भेज दिया जाता है और वहाँ पे वो राजाश्रय में आ जाते हैं कवि कालिदास के रूप में और अपनी सृजनशीलता वहाँ पहुँचते ही खो देते हैं। सम्राट के निधन के बाद, सम्राट जो राजा होते हैं उनके निधन के बाद कश्मीर में विद्रोह बढ़ने पर वहाँ का शासन छोड़ देते हैं।
दंतुल के बाढ़ से घायल हिरण शवक को यही बचाते हैं। यहाँ पे हैं अंबिका, जो मल्लिका है, मल्लिका की माँ है अंबिका। मल्लिका और जो कालिदास के बीच प्रेम है, उस प्रेम से खुश नहीं है माँ अंबिका। वो खुश इसलिए नहीं है कि ये प्रेम जो है दाम्पत्य जीवन में तब्दील नहीं हो पाता, और वो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित है कि ये व्यक्ति जिससे हमारी बेटी मल्लिका जो है प्रेम करती है, वो उसके जीवन में क्या वो रंग भर पाएगा, क्या उसके जीवन को संवार पाएगा, क्योंकि भावनाओं से ही प्रेम नहीं होता। ये माँ अंबिका लगातार अपनी पुत्री मल्लिका को समझाती हैं, और अंततः आप देखते हैं कि माँ जो मल्लिका है उसके साथ बहुत दुर्गति होती है, क्योंकि फिर एक बार उसको न कालिदास का साथ होता, न माँ अंबिका दे पाती है। अंततः ऐसा प्रतीत होता है कि नाटक में उसको वेश्या जीवन मजबूर होकर जीना पड़ता है, या मातुल के साथ जो है, यहाँ पे जो विलोम है, मातुल नहीं विलोम के साथ जो है साचर में आना पड़ता है। जीवन पीड़ा का इतिहास है इनके, अंबिका जो है इनके जीवन में पीड़ाओं का इतिहास रहा है। घोर यथार्थवादी जीवन दृष्टि है, यानी जो सच्चा है जीवन में, सच क्या है, वास्तविकता क्या है, तो घोर यथार्थवादी है। मल्लिका का विवाह कराने को इच्छुक है। विलोम इसमें गांव का ही लड़का है, यानी जिस गांव में मल्लिका रहती है, पहले कालिदास भी मामा मातुल का वहीं पे रहता था, और उसी गांव का लड़का गांव का पुरुष है विलोम भी। ये कालिदास के सामने प्रतिनायक की भूमिका में है। अगर यहाँ पे नायक की भूमिका में कालिदास है, तो उसके प्रतिनायक की भूमिका में गांव का ही लड़का विलोम है। और कालिदास के उज्जैनी जाने से पूर्व ये मल्लिका तथा कालिदास के विवाह का प्रस्ताव करता है। जब उज्जैनी जा रहे होते हैं कालिदास, तो उससे पहले ही ये मल्लिका तथा कालिदास की दोनों का विवाह हो जाए। अब गौड़ पात्र में देखिए, यहाँ गौड़ पात्र में आते हैं दंतुल। दंतुल होता है राजपुरुष। अब उज्जैनी में अगर आप देखो तो उज्जैनी जो राज्य है वहाँ पे दंतुल राजपुरुष होता है। मातुल कालिदास का मामा, उसको पालने वाला होता है, चाटुकार होता है, वाचाल होता है, और कालिदास के साथ वो कश्मीर चला जाता है मातुल। निक्षेप जो है, निक्षेप यहाँ पे गांव का ही लड़का होता है। मल्लिका से कालिदास का हठ तोड़वाने का अनुरोध करता है, उज्जैनी ना जाने का, कि जो निक्षेप है वो कहता है कि उसको उज्जैनी ना जाने दो, अगर वो जाएगा तो फिर तुम्हें छोड़ देगा। तो एक तरफ गांव का ही लड़का प्रतिनायक की भूमिका में विलोम है, दूसरा निक्षेप हट करता है कि उज्जैनी ना जाए। वहां पे जो उज्जैनी, वहां पे रंगणी और संगणी दो आती हैं। ये रंगणी और संगणी जो है नागरी है, मृदंग और वीणा बजाने वाली तथा सुंदर गीत गाने वाली लिखती है। रंगड़ी जो है वो गीत लिखती है, और जो संगनी है वो नृत्यांगना है, वो डांस करती है तथा नाटक लिखने में भी उसकी रुचि है। वहाँ पे अनुस्वार अनुनासिक के अधिकारी हैं दोनों। प्रियंगु मंजरी जो है ये राजकन्या है, और कालिदास मातृगुप्त की पत्नी भी बनती है, यानी उसका विवाह तो मल्लिका से होता नहीं है कभी कालिदास जो है। तो जब वहाँ पे जाता है तो उसकी जो शादी है वो प्रियंगु मंजरी से होती है, जो कि राजकन्या होती है, कालिदास की पत्नी। मल्लिका से स्पर्धा महसूस करती, उसे अपनी संगनी के रूप में कश्मीर चलने का प्रस्ताव देती है। विशेष यहाँ पे देखें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसे मिल चुका है। आषाढ़ के एक दिन नाटक को संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है 1959 में। फिल्म 1971 निर्देशक मणिकौल हैं, बना है पतंजलि का उल्लेख। कथा सार इसके बारे में बात करें तो नाटक की शुरुआत अगर देखें तो आषाढ़ के पहले दिन से, जैसे बहुत तेजी से बारिश होता रहता है जब रंगमंच का पर्दा खुलता है, तो नाटक का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है। मेघदूत की शुरुआत भी आषाढ़ के पहले दिन से ही होती है। कालिदास अपने गांव में लेखन काम में व्यस्त था। वहां मल्लिका से उनका अनुराग था। आचार्य वरुरुचि उन्हें उज्जैनी ले जाने के लिए आते हैं। तो कौन आता है इनको लेके जाता है? आचार्य वरुरुचि उन्हें उज्जैनी ले जाने के लिए आते हैं, जहां उन्हें राज कवि कहते हैं कि आप यहाँ गांव में क्या लिखोगे कालिदास को। आप वरुरुचि कहते हैं कि आपको तो उज्जैनी चलना चाहिए, वहां पे राज कवि बनना चाहिए। अनिच्छा के बावजूद कालिदास को जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी प्रेयसी जो है, उनकी प्रेयसी खुद उन्हें कहती है जाने के लिए, मल्लिका। अंक 2 जो है, इस अंक 2 में कालिदास उज्जैनी में बहुत कीर्ति प्राप्त करते हैं। जब वहाँ चले जाते हैं बहुत ही प्रशंसा के पात्र बनते हैं, और राजकन्या प्रियंगु मंजरी से उनका विवाह हो जाता है। कालिदास मातृगुप्त नाम से अभिहित होकर, अब कालिदास नहीं, अब उनका नाम हो गया मातृगुप्त।
मातृगुप्त नाम से कश्मीर के शासक बनते, गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो एक गांव का साधारण लड़का जो एक कविकार के रूप में था लेकिन अपने गांव तक सीमित था, अपनी प्रेयसी मल्लिका के कहने पर वो जाता है उज्जैनी और वहाँ पे वो राजकवि धर्मिता का निर्वहन करता, प्रशंसा का पात्र बनता, बहुत ही कीर्ति अर्जित करता है। साथ ही साथ वो मातृगुप्त से नाम ख्याति प्राप्त कर मृंगु मंजरी से विवाह करके राजगद्दी पे सुशोभित हो बढ़ता है। परंतु यहाँ तक आप देखिए कि मल्लिका उसका इंतजार ही कर रही है, वो मिलने नहीं आया है। कश्मीर जाने के क्रम में कालिदास तथा प्रियंगु मंजरी उनके गांव आते हैं। तो एक समय आता है कि कश्मीर जाने के क्रम में कालिदास तथा प्रियंगु मंजरी उनके गांव आते हैं। मल्लिका का जीवन वहाँ अभावग्रस्त जीवन है, क्योंकि अब पिता भी नहीं रहे, माता भी बहुत ज़्यादा असहाय स्थिति में है और मल्लिका का अब घर किसी तरह चल रहा है। प्रियंगु उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है, जिसे मल्लिका ठुकरा देती है। कालिदास मल्लिका से मिलने नहीं आता। कालिदास मिलने नहीं आता है उस अपनी प्रेयसी से। उनकी पत्नी जो है वो आती है, उनके घर का मरम्मत कराती हैं और मिलती हैं, प्रस्ताव देती हैं कि हमारे साथ चलो। लेकिन जो मल्लिका होती है, मल्लिका नहीं जाती है साथ में। अंक 3 में ये दिखाया गया है कि अंतिम दृश्य भी आषाढ़ का ही है और वर्षा हो रही है। कालिदास कश्मीर का राज्य छोड़कर वापस आ गए हैं। तो पहले में गए थे, दूसरे में विवाह हुआ, सब कुछ हुआ, दोबारा आए, मिले भी नहीं। तीसरे अंक में ये होता है कि सब छोड़ छाड़ के कालिदास वहां से चल पड़ते हैं, उनका राजकाज में बिल्कुल मन नहीं लगता। अंतिम दृश्य भी आषाढ़ का है, वर्षा हो रही है, कालिदास कश्मीर का राज छोड़कर वापस आते हैं। परंतु अब सब कुछ बदल गया है। मल्लिका विलोम से विवाहित हो चुकी है तथा उसकी संतान भी है। वह सब कुछ फिर से शुरू करने की इच्छा से आया था। कालिदास की अपनी प्रेयसी के साथ घर बसा के सब कुछ शुरू से शुरू करेगा, पर सब कुछ बहुत देर होने के बाद शुरू से शुरू नहीं हो पाता है। यहाँ पे जब वो आता है, प्रतिनायक विलोम को देखता है, उनका बच्चा देखता है और देखता है कि अब कोई जीवन की संभावना नहीं है, तो छोड़कर पीछे नहीं देखता और चला जाता है। अंबिका से यहाँ पे वार्तालाप होती है मल्लिका की, यानी अंबिका अपनी पुत्री से कहती है, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। अंबिका जो है मल्लिका से कहती है कि मुझे, अंक 1 में कहती है, वो बराबर कहती है विवाह कर लो, विवाह कर लो, भावनाओं से जीवन नहीं चलता। लेकिन मल्लिका भी हट करती है कि नहीं, हम कभी कालिदास से ही प्रेम करते हैं, किसी और के नहीं होंगे। तो अंबिका मल्लिका से ये कहती है अपनी पुत्री से कि मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका फिर से कहती है, मल्लिका जो है अपनी माँ से कहती है, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और जब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। फिर उसकी माँ गुस्से में मल्लिका से कहती है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना मात्र है। यानी उसे गुस्सा आता है कि जिसे तुम प्रेम करती हो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करता, वो विवाह करके तुमसे जाए, उज्जैनी भी वो जा रहा है तो तुमसे विवाह करके जाए ना। मल्लिका दंतुल से, ठहरो राजपुरुष। ये होता है कि एक राजपुरुष जो है हिरण को मार देता है, फिर वो हिरण को लेके जाने लगता है। तो ये जो कालिदास होता है उस हिरण को बचाने जाता है और बचा के मल्लिका के घर में ले आता है। तो राजपुरुष पीछे पीछे ढूंढता दंतुल जो है वो चला आता है। तो मल्लिका उससे जैसे ही दरवाजे पे मिलती है दंतुल से कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का। यानी वो कहती है कभी कालिदास उस हरिण शावक को जो बचा रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि वो संवेदना ग्रस्त व्यक्ति हैं और तुम तो सिर्फ शिकारी हो, लेकिन वो संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति हैं, इसलिए संवेदना से खिलवाड़ मत करो तुम। और कहती है ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। अंबिका मल्लिका से कहती है, अंबिका यानी उसकी माँ मल्लिका अपनी पुत्री से, कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे भी बड़ा कारण बन जाती है। ये कहती है कि कोई भी संबंध से बचने के लिए अभाव यानी कोई कमी हो, वो जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे भी, कि अभाव हमारी कमी को कोई पूरा करे, वो उससे भी बड़ा कारण बन जाता है। ये माँ अपनी पुत्री को समझाती है। वो दूरदर्शिता वाली माँ है, वो सोचती है कि तुम भावना में भावना का वर्णन कर ली, लेकिन हम नहीं रहेंगे, तुम्हारे पिता नहीं रहे,
तो तुम्हारे जीवन यापन का क्या होगा? कोई तो साथ में होना चाहिए, वो चीज़ तुम पहले से क्लियर करो। मल्लिका मातुल से कहती है, उसके मामा से, यानी जो कालिदास के मामा, उनसे कहती है, कविता का कुछ मूल्य है आर मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। वो बहुत ज़्यादा मतलब कालिदास को प्रेरित करती है, तभी वो जाता है वहाँ पे, और उसकी कविता को भी वो कहीं ना कहीं वो कवि के रूप में उसको बहुत आगे बढ़ना देखना चाहती है। तो उसके मातुल मामा से कहती है, कविता का कुछ तो मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। अंबिका मातुल से, यानी उसके मामा से कहती हैं कालिदास के, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। अंबिका कहती है, अंबिका यानी जो मल्लिका की माँ है, जब उसे सम्मान के लिए वह सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है तो वो जो कालिदास उदासीन है वो नहीं जाना चाहता है। तो अंबिका कहती है कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई जो उदासीनता है वो व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनेय लोक नीति में भी निष्णात है। तो मातुल से, लेकिन मातुल को ये थोड़ी पसंद है कि उसको वहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है, इतना बड़ा अवसर है, उसको धन मिलेगा तो वो छोड़ देगा। लेकिन अंबिका कहती है तो बहुत बड़ी बात है अगर तुम्हारा जो भांजा है वो छोड़ रहा है, बहने के भांजा जो भी लगता है। अब यहाँ पे देखिए निक्षेप अंबिका से, वो जो गांव का एक पुरुष है वो अंबिका से कहता है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। तो उसको जाने को लेके कि उज्जैनी जाएगा कि नहीं जाएगा, कई लोग बातचीत करते हैं। निक्षेप कहता है कि योग्यता तो 1/4 व्यक्तित्व है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा ही होती है। निक्षेप मल्लिका से कहता है, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। तो यहाँ पे निक्षेप भी चाहता है कि वो जाए, क्योंकि उसको राजकवि का दर्जा मिलने वाला था, तो वो चाह रहा था कि जाए, अगर नहीं जाएगा तो आज वो राजकवि का दर्जा जो है अपने हाथ से खो देगा। यहाँ पे तो एक सीमित कलाकार बन के रह जाएगा ना, स्थानीय कवि बस बन के रहेगा। तो निक्षेप मल्लिका से ये कहता है। विलोम जो प्रतिनायक की भूमिका में, वो आके कहता है मल्लिका से, देख रहा हूँ इस समय तुम्हें बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। तो ये उसकी माँ को, मल्लिका की माँ को अंबिका को कहता है विलोम। फिर विलोम अंबिका से कहता है, तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है, दूर से देखने वाला भी जान सकता है। इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है, समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया। तुमने तिल तिल कर अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना ही नहीं चाहती। तो ये वही चाहता है कि अगर वो उज्जैनी चला जाएगा तो इनको छोड़ देगा, और ये उन्हीं के प्रेम में पागल है। तो जो विलोम है वो कालिदास से, विलोम जब कालिदास आता है घूम फिर के मल्लिका के घर, विलोम कालिदास से कहता है, विलोम क्या है, एक असफल कालिदास। विलोम क्या है, एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम है। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। मल्लिका जो है वो कालिदास से कहता है, मल्लिका जो है वो कालिदास से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर का एक रिक्तता छा लेगी, मेरे अंदर एक रिक्तता छा लेगी, बाहर भी संभवतः बहुत सूना सा लगे, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मतलब उसे लगता है कि अगर कालिदास को मैं भेज रही हूँ, उसको आगे बढ़ा रही हूँ, तो ये छल नहीं है। सच्चा प्रेम तो यही है कि अपने को सर्वस्व न्यौछावर करके हम किसी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो ऐसा मानती है। मल्लिका कालिदास से कहती है कि विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे, मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ तुम जाओ यहाँ से। कालिदास मल्लिका से कहता है, अपनी प्रेयसी ये मल्लिका इससे कहता है कालिदास, मैं अनुभव करता हूँ कि ग्राम प्रांतन मेरी वास्तविक भूमि है, मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ हैं, यहाँ की हरियाली, ये ऋणों के बच्चे हैं और पशुपाल, यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। तो वो समझाता है कि मैं यहाँ से जाके वो कविता भी नहीं कर सकता जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मल्लिका जो है अपनी माँ अंबिका से कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख। तो जब वो चला जाता है तो ये फिर रोने लगती है, तो उसकी माँ आती है, देखती है कि वो रो रही है, तो उसको शांत कराने, तो वो समझाती है कि ये रो नहीं रही हूँ। अब पहले अंक में ये होता है कि वो चला जाता है। दूसरा अंक जो है इसमें मल्लिका निक्षेप से, निक्षेप जब उसके घर आता जाता रहेगा, गांव का ही है,
तो मल्लिका निक्षेप से कहती है व्यक्ति उन्नत करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। जैसे ये होता है कि जब उज्जैनी चले गए तो ये हुआ कि पता चला कि अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, कालिदास बहुत बड़े राजकवि, अब तो उनके लिए बहुत सारी रानियों का प्रबंध है, सब कुछ है। अब वो जाके वहाँ पे मल्लिका को भूल गए हैं। लेकिन मल्लिका कहती है कि जैसे जैसे आदमी ऊंचा होता जाता है उसके साथ बहुत सारे अपवाद जुड़ते हैं। कितनी समझदार नायिका के रूप में मल्लिका है। देखिए त्याग और समर्पण की मूर्ति जैसी है। बाद में इसे प्रॉब्लम होती है, समझौता करना पड़ता है जीवन में। तो ये कहती है कि छोड़ो, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। अब प्रियंगु उसकी पत्नी जब आती है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है इस आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। तो प्रियंगु जब आती है ना उनके घर, तो वो सब देखती है, वो देखना चाहती है कि हमारे पति जो राजकवि के रूप में आज पद प्रतिष्ठित हैं वो कहाँ पे जन्मे, इस धरा के बारे में। तो उनके घर पे आती है, सब कुछ उनका गांव वगैरह देखती है। प्रियंगु मल्लिका से कहती है राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। तो ये कहती है कि अब वो साहित्य वगैरह नहीं करते, अब वो दूसरे जीवन में पदार्पण कर चुके हैं। अब तो वो पूरा राजनीति संभाल रहे हैं, क्योंकि उस समय कालिदास तो मिलने आते नहीं है जब दूसरी बार गाँव में आते हैं। तो वही प्रियंगु सब समझाती है मल्लिका को। अब अंबिका जो है मल्लिका से कहती है मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझसे घुटते हुए बीत गए। मेरे लिए घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी ना करूँ। ये अंबिका मल्लिका से गुस्से में कहती है, क्योंकि जब अंबिका देखती है कि बात करती है प्रियंगु, तो प्रियंगु से बात करने उसकी माँ भी आ जाती है। अब अंबिका जो है मल्लिका से फिर कहती है आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें। तो ये होता है कि प्रियंगु उनको ऑफर करती है कि तुम्हारे घर का हम अच्छे से पूरा बढ़िया से परिसंस्कार करा देंगे, यानी घर बढ़िया से रंगा उंगा देंगे, अच्छे से हो जाएगा, गिर पड़ रहा है, और गाँव का भी अच्छे से कल्याण कर देंगे, क्योंकि भाई हमारे पति यहीं से जन्मे हैं। और उनको कहती है चलो तुमको सेविका बना के रखेंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से उसको ऑफर करती है इसकी पत्नी। तो सोचिए उसके मन पे क्या उस समय गुजर रही होगी। कल्पना ही करिए कि ऐसा अगर किसी को आगे बढ़ाया हो और उसे इस तरीके से देखना पड़े। अब विलोम जो प्रतिनायक है वो अंबिका से कहता है राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं, ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में नहीं आता। तो वो जब लोग वो प्रियंगु और गाँव में और लोग आए होते हैं तो सब बहुत स्वागत सत्कार में जुटे होते हैं कि हमारे गाँव का भी कुछ कल्याण हो जाएगा। विलोम अंबिका से फिर कहता है कि परंतु मैं समझता हूँ वो एक बार आएगा अवश्य, उसे आना चाहिए, व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। तो विलोम कहता है कि मतलब मल्लिका से कि आया ही नहीं मिलने, तो एक तरीके से वो हमेशा तंज भी कसता रहता है। तो कहता है ऐसे थोड़ी संबंध तोड़ता है, वो आया ही नहीं मिलने, गांव में आया और साइड से निकल गया, पूछा भी नहीं इनको, ऐसे थोड़ी तोड़ता है। फिर कहता है अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं, यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। विलोम अंबिका से कहता है, मतलब वो कहता है कि इतना ज़्यादा राजकवि होने से इस गाँव का ख्याति इतना बड़ा है कि लोग यहाँ के पत्थर को भी लेके जाना चाहते हैं कि राजकवि जो है कालिदास के गांव का पत्थर है। मल्लिका विलोम से कहती है यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम, और यह बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा ही नहीं। अंबिका स्वागत करती है, कहती है मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी, वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन में एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। तो ये गुस्से में अंबिका बोलती है, क्योंकि वो पहले से ही एक दूरदर्शी नारी के तरीके से सोच के अपनी बेटी के जीवन को बसाना चाहती थी। तो वही कह रही कि अगर वो आता, मतलब इतना बड़ा राजकाज संभालने के बाद अगर तुम्हारे पास आता तो मैं थोड़ा सा ये रहती द्वंद में कि कैसे आ गया, लेकिन अब नहीं आया तो ये तो मैं जान ही रही थी कि वो नहीं आएगा। अब जो यहाँ पे तीसरा प्रसंग शुरू होता है, वो लोग गाँव आए, लेके गए, सब कुछ ये खत्म हुआ। तीसरा जो अंक है इसमें जो मामा मातुल है वो भी चला गया था उज्जैनी उनके साथ। तो वो जो है उज्जैनी से आता है, तब मल्लिका से ऐसे अचानक रात में आता है और पैर उसका लंगड़ा रहा होता है। तो आता है, कहता है यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर, यानी राजप्रसाद इन महलों में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी गांव छोड़कर मैं नहीं जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि कहीं पर पैर टिकता ही नहीं, मतलब सब फर्श बना दिए। इन चिकने शिलाखंडों से तो अब मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती थी। तो ये दुर्दशा होती है लालच में। मामा मातुल बहुत ही लालची थे और वो चाहते थे उज्जैनी में जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, लेकिन इज्जत वगैरह तो होता नहीं है, अपना घर होता है।
अब यहाँ पे मल्लिका स्वागत करती है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। मल्लिका स्वागत में यानी उससे कहती है जो राजकवि है मालिक कालिदास, ये मेरे अनुभव की कामना है, यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल एक विशेषण हूँ। परंतु तुमने वारांगड़ा का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव को कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान तुम लगा सकते हो। तो वो रो रो के इस तरीके से कहती है, तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता, नहीं छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता, एक एक करके नष्ट कर देता है वो सब कुछ। क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम्हें देखती थी और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन, मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे। तो वो इस तरीके से वो सुनती है कि वो संन्यास ले रहा है, तो ये भी उसे बहुत बुरा लगता है कि एक बार तो मिल के और इस तरीके से कैसे वो कर सकता है। फिर कालिदास जो है ये मल्लिका से कहता है, नहीं स्वप्न नहीं है, यानी वो अचानक रात में आता है तीसरे अंक में, तो ये चीज़ विश्वास नहीं होता है मल्लिका को। तो वो कहता है कालिदास की, नहीं ये स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहीं पे आया हूँ, दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। देख रहा हूँ कि तुम भी वो नहीं हो, सब कुछ बदल गया है, यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। कालिदास मल्लिका से कहता है, तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। कहता है, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया, आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया, मैं केवल मात्र गुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कालिदास मल्लिका से कहता है, जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। कालिदास मल्लिका से कहता है, मैं नहीं जानता था कि अभाव और भसना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश पाया और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे मैं दूर हट गया। जब भी मेरी आंख दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती तब यह अनुभूति मुझे शालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूँ। मैंने अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपनों को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी आया ही नहीं और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति ही नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कालिदास मल्लिका से और कहता है कि मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। कालिदास मल्लिका से कहता है, यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं होता। कालिदास मल्लिका से कहता है, कुमार समूह की पृष्ठभूमि यह हिमालय और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह मर्दिता यक्षिणी तुम हो। यदि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतला में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयास किया तुम्हारे और जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान ही नहीं हुई। लगता है तुम्हें अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर, तो वो देखता है कि पन्ने होते हैं, वो जितने भी रचनाएं करता है उसको शहरों से मंगवा के जो है मल्लिका पढ़ती है, तो पढ़ती है, रोती रहती है, तो वो बहुत सारे पत्तों पे वो आंसू जो होते हैं वो उसके निशान छोड़ देते हैं। तो
जैसे ही वो देखता है पत्तों को, कहता है लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है। और आंखों से नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कड़ों से मैले हुए हैं और स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग पर इन्हें छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छिला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्रधूलि और इस घर की सिलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका। इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। विलोम कालिदास से तो उतने में विलोम आ जाता है वहाँ पे प्रतिनायक जो होता है। वो कहता है परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। मैंने कहा था मैं अध से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। ये कालिदास मल्लिका से कहता है। और इतने पे कह के जब वो जान जाता है कि उसका कोई बच्चा भी है और वो एक परिवार है, तो वो फिर धीरे से मुड़कर पीछे चला जाता है। और इस तरीके से ये जो नाटक है वो समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए ये नाटक यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट नाटक के साथ मिलते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट में यही है कि आप लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।